अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कानून और सियासत में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट हमाद सरवर। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो कानूनी तारीख़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसमें हमेशा कंट्रोवर्सीज़ हमें देखने को मिली है और हमेशा मीडिया की ज़ीनत रहा है। ख़ास तौर पे 2007 के बाद जब लॉयर्स मूवमेंट चली, उसके बाद पाकिस्तान की अदालतों से ऐसे-ऐसे फ़ैसले हमें देखने को मिले, जो कि शायद कोई भी शख्स उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। अदलिया ने प्राइम मिनिस्टर्स को हटाया, हुकूमतें गिराईं, हुकूमतें बनाई, डिस्क्वालीफाई किया लाइफ टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर्स को। और उसके बाद हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान की सियासत है, वो गलियों में और पार्लियामेंट में होने की बजाय वो अदालतों में होना शुरू हो गई। इसका नतीजा ये निकला कि आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल सका। आम आदमी जो 20-20, 25-25 साल अपने केसेस का फ़ैसले के लिए इंतज़ार करता था, वो उसी तरीके से करता रहा। रूल ऑफ़ लॉ के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और जो हमारा जस्टिस का निज़ाम था, वो बेहतर नहीं हो सका। इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर कानूनदान मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के, पाकिस्तान के फ़ॉर्मर अटॉर्नी जनरल भी रहे हुए हैं, हाई कोर्ट के जज भी रहे हुए हैं और करंटली आप स्पेशल असिस्टेंट हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफिस के। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान कादिर साहब। सर, क्या हाल चाल है आपका? थैंक यू वेरी मच। सर, ये बताएं कि आपने पाकिस्तान में एक बहुत सीनियर आप लॉयर हैं, बड़े 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 ओहदों के ऊपर भी रहे हैं। तो वो क्या आपके लीगल करियर में ऐसे कोई चंद इंसिडेंट्स शुरुआत में कोई हुए होंगे, कोई केसेस होंगे जिस चीज़ ने आपको ये अरूज और तरक्की दी इस करियर के अंदर? हाँ, ये मैं समझता हूँ कि बहुत से केसेस करने का मौका मिला फ्रॉम टाइम टू टाइम। और वो केसेस जो थे वो डिफ़िकल्ट भी थे, वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी थे। तो वो अल्लामा इकबाल का वो जो शेर है बड़ा मशहूर कि बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब। मैं अपने आप को खैर उकाब तो नहीं कहूँगा, खुद अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उकाब को दर्स दे रहे हैं कि बादे मुखालिफ से मत घबराओ, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो उस तरह की बादे मुखालिफ मुझे बहुत मिली। और उकाब के बारे में भी ये ट्रू है और तमाम उन लोगों के बारे में भी ट्रू है जिनको के मुखालिफ सिमत से हवाएं जो है रोकने की कोशिश करती हैं। और जब आप मुखालिफ सिमत की हवा के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और कुदरत की मदद आ जाती है, तो यही बादे मुखालिफ आपको ऊंचा उड़ाना शुरू कर देती है। तो मुझे बहुत से केसों में इस तरह की प्रॉब्लम्स आई, इस तरह के इश्यूज मैंने फेस किए। और उसकी मेन वजह ये थी कि ये जब लॉयर्स मूवमेंट जिसका अभी आपने जिक्र किया, ये जब शुरू हुई तो ये एक बड़ी आर्टिफिशियल मूवमेंट थी और शुरू से मैं इसके खिलाफ था। और एतजाज़ एहसन साहब जो थे इस सारी मूवमेंट के रुए रवां थे और मेरे साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक तब भी था, आज भी है। और मैं एज ए लॉयर उनको बड़ा एडमायर करता हूँ, इवन एज ए पर्सन उनको बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें कि मैं उनसे एग्री नहीं करता था। और मुझे याद है कि एक दफ़ा जब ये लॉयर्स मूवमेंट बिल्कुल एट इट्स इंसेप्शन थी, तो मैंने उनको कहा कि जी ये जो मूवमेंट आप चला रहे हैं इससे इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इंडिविजुअल बिल्डिंग होगी। तो इसलिए कहने लगे नहीं नहीं, मैं इंस्टीट्यूशन के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता ये सारा इंस्टीट्यूशन के लिए हो रहा है। तो मैंने कहा जी आप बेशक इंस्टीट्यूशन के लिए करें, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन इज हेडेड बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स, तो ये सारा कुछ इंडिविजुअलाइज हो जाएगा। और फिर वही हुआ, उसी लिए ये नाकाम हुई। और ये जो मूवमेंट के जो करते धरते थे, वो जो जजेस इनके साथ उस वक्त आ गए थे, वो डर के मारे आ गए थे कि उनको पता था कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं, अब हर कोई उनके पीछे लग गया है, सियासतदान भी लग गए हैं। तो वो जज साहिबान ने डर के मारे बहुत सारों ने कह दिया कि जी हमने ओथ नहीं लिए, हम छोड़ के चले गए, वो सारी बातें। तो बहुत सारा इस मूवमेंट में सारा झूठ था, टोटल झूठ था। यहाँ तक लोगों ने कहा कि जी हमने वो ओथ लेने से इनकार कर दिया। यानी ऐसे जजेस ने और ऐसे चीफ जस्टिस ने ये बातें की, ओथ लेने से इनकार कर दिया, जो बेचारे सारी जिंदगी नौकरी के मुतलाशी थे कि किसी तरह से हमें जिंदगी में कोई सिक्योरिटी मिले, क्योंकि वो ओपन सीज की वकालत करने के काबिल ही नहीं थे। तो ये सारी जो बुनियाद थी लॉयर्स मूवमेंट की, चूंकि मैं इस चीज के खिलाफ था खुद, तो वो जो सारे लॉयर्स मूवमेंट के नतीजे में जो जजेस ऊपर आए, उनमें से कुछ मेरे खिलाफ हो गए और उन्होंने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया। और बहुत सख्त टारगेट उन्होंने किया।
मेरी जो भी अपॉइंटमेंट होती थी वो उसको इलीगल डिक्लेयर करने की कोशिश करते थे और मुझे बहुत ओवर रेट करते थे। वो समझते थे कि अगर ये सिस्टम में रह गया तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। हालांकि मैं कोई इतना मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गालिबन नहीं था जितना उन्होंने मुझे समझ लिया था। मैं भी एक गोश पोश का इंसान था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुझे उन्होंने ओवर रेट किया और फिर मुझे उस म्यार पे उतरना भी पड़ा। और जब भी उन्होंने मुझे वो वाला रेजिस्टेंस दिया, उखाड़ पछाड़ की, मुझे अब मेरी ओहदों से हटाने की कोशिश की, तो हर दफ़ा वो जो बादे मुखालिफ है उसको अबूर करके मैं बड़े ओहदे पे पहुंचा, फिर और बड़े ओहदे पे पहुंचा और साला साल फिर मुझे इस तरह से अल्लाह मियाँ ने ओहदे भी दिए। और मेरा एक लॉ में मसल्स फ्लेक्स कर करके नेचुरली मैं उससे फिर तजर्बा भी हासिल किया और मैंने ये सीख लिया कि ये जो ऑपोजिट साइड की हवा चलती है उसको अबूर कैसे करना है। तो इन अ वे मैं समझता मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। और ये बहुत सारे, जैसे आपने कहा केसेस थे, कौन से केसेस थे? सबसे पहले जी मुझे बनाया गया प्रोसिक्यूटर जनरल। प्रोसिक्यूटर जनरल में पहले भी रह चुका था 2003 से 2006, और मुझसे पहले कभी किसी प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी ने 3 साल मुकम्मल नहीं किए थे। बड़ा मुश्किल दौर था क्योंकि आई वॉज द ओनली ब्लैक कोट। मैं अकेला काला कोट पहन के सब जर्नलों में और एयर मार्शल्स में घिरा हुआ था और एडमिरल्स में घिरा हुआ था। और वो वाला इंटरेक्शन, उनकी ट्रेनिंग बड़ी डिफरेंट थी, मेरी ट्रेनिंग डिफरेंट थी। लॉ में ट्रेनिंग ये होती है कि हर चीज़ को आप रीजन आउट करते हैं, वहाँ पे चेन ऑफ कमांड होती है। तो जब मेरा इंटरेक्शन हुआ, मुख्तलिफ 2 चेयरमैन नैब थे उस वक्त के, तो उनमें एक चेयरमैन साहब जो है उन्होंने कहा कि जी आप तो हमारे इक्वल बनते हैं, हालांकि नंबर 1 जब ऑर्डर कर दे तो दैट इज़ फाइनल। तो मैंने फिर उनको समझाया, मैंने कहा जी आप ठीक कहते हैं, लेकिन आपकी जो रेजिमेंटेशन है वो एक ख़ास दायरे से है। वहाँ पे तो ये ठीक है कि जो हुएवर इज इन द सीनियर पोजीशन, हर किसी ने उसका बात माननी होती है, लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई चीफ जस्टिस का जो मर्जी हो चीफ जस्टिस हो, लेकिन एक लॉयर भी अगर उसके सामने खड़ा हो तो वहाँ पे द फौकियत जो है वो रीज़न को दी जाती है, ना चीफ जस्टिस को दी जाती है, ना किसी बड़े वकील को दी जाती है। तो हम तो उस तरह से रीज़न आउट करते हैं। लेकिन वो जो हमारा इंटरेक्शन था उनके साथ बहुत अच्छा था। बड़ा उन्होंने मुझसे मेरी चीज़ें समझी, मैंने उनसे कुछ चीज़ें सीखी और मिलजुल के वो सब हमारे दोस्त बन गए और एक बड़ा अच्छा पीरियड गुजरा। और इसी चीज़ को देखते हुए मुझे दोबारा अटॉर्नी जनरल की भी पेशकश हुई, जो कि किसी वजह से मैं उस वक्त नहीं करना चाहता था। हालांकि मेरा शुरू से दिल था कि मैं अटॉर्नी जनरल बनूं, लेकिन फिर मुझे कहा गया तो मैं प्रोसिक्यूटर जनरल बना। हालांकि मुझे बन जाना चाहिए था अटॉर्नी जनरल, लेकिन मैं प्रोसिक्यूटर जनरल फिर बना। जब बना तो कोर्ट्स में कुछ जजेस जो थे उन्होंने एक बिल्कुल बोगस केस करा के तो मेरी अपॉइंटमेंट को इलीगल डिक्लेयर करने की कोशिश की। और प्रेसिडेंट ने मुझे अपॉइंट किया था, उन्होंने कहा कि जी इरफान कादिर की अपॉइंटमेंट जो है ये इलीगल है, और कोई इलीगल थी भी नहीं। सारा झूठ बोल के, गलत रीजनिंग दे के, वो जजमेंट ही कोई साइड कोर्ट ही नहीं करता। उसके खिलाफ मैंने रिव्यू फाइल किया था, रिव्यू लगने ही नहीं दिया इन्होंने, लेकिन मैंने उस जजमेंट को मानने से इनकार कर दिया था। मैंने कहा ये गलत है, जिस दिन सदर पाकिस्तान मुझे डी नोटिफाई करेंगे उस दिन मैं ओहदा छोड़ के आ जाऊंगा। सदर ने मुझे भी अपॉइंट किया, सदर ने इन जजेस को भी अपॉइंट किया, और एक अपॉइंटी दूसरे अपॉइंटी को नहीं निकाल सकता। उस पर मुझे याद है कि जब लोगों ने पूछा तो ये जो चमचा टाइप वकील थे, इन्होंने तो सब ने अदालतों की साइड लेने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त जो एक मशहूर वकील थे पाकिस्तान के, SM जफ़र, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो इरफान कादिर साहब जो कह रहे हैं इस बात में वजन है। उन्होंने इतना कहा, हालांकि वो भी प्रैक्टिस करते थे, तो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया और SM जफ़र साहब ने एक बड़ी जायज़ बात की। और फिर मैंने न सिर्फ कि मैं अपना ओहदे पे बैठा रहा, मैं अपना काम भी करता रहा। रोज़ मेरे दफ्तर के बाहर बहुत सारे प्रेस आ जाती थी और दफ्तर के बाहर आके तो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती थी मुख्तलिफ चैनल्स की। उनमें सबसे ज़्यादा वो उन दिनों में मतीउल्लाह जान साहब तशरीफ़ लाते थे। वो आके वहाँ खड़े होते थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माना क्यों नहीं जा रहा, वो मेरे से इंटरव्यू करना चाहते थे, लेकिन मैं आराम से बैठा हुआ था।
मैं 4-6 महीने बैठा रहा वहाँ। उसके बाद मैंने सदर पाकिस्तान को खुद चिट्ठी लिखी और मैंने सदर पाकिस्तान को लिखा, वजह बताई कि ये सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया, लेकिन इस वक्त ये जो टेंशन क्रिएट हो रही है उससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, और मैं इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट मैं इस ईगो के मसले पे नहीं पढ़ना चाहता और मैं इससे इस्तीफा देता हूँ। तो फिर मैंने इस्तीफा दिया, रिजाइन करके चले गया। इस्तीफा देने का मतलब ही ये था कि मैं बताना चाहता था सुप्रीम कोर्ट को कि आपके वॉइड ऑर्डर्स हम नहीं मानेंगे, हाँ मैं खुद अगर जाना चाहूँ तो मैं चला जाऊँगा। तो ये सारी एक हिस्ट्री है। तो ये तो पहला केस था। उसके बाद जब हम हाई कोर्ट जज बने तो ये उससे पहले बल्कि मैं हाई कोर्ट जज भी बन चुका था, प्रोसिक्यूशन उससे पहले मैं बन चुका था। मैंने बहुत काम किया, बड़ी मेहनत से काम किया, बहुत ज़्यादा केसेस डिसाइड किए। हमारी अपॉइंटमेंट को इलीगल करार दे दिया गया। भाई अगर अपॉइंटमेंट को आपने इलीगल करार दिया इफ्तिखार चौधरी साहब एंड कंपनी, तो वो जो हमने हज़ारों फैसले किए थे उनको क्यों नहीं इलीगल करार दिया? क्योंकि उनको इलीगल करार देते। सर उसको इलीगल करार देने की वजह क्या थी? कोई वजह नहीं थी, झूठ था, हमें तो सुना ही नहीं गया, हम पार्टी भी नहीं थे, सरियन बेईमानी थी। ये वही उससे भी बुरा ऑर्डर था जो ये नस्ला टावर का ऑर्डर किया था ना वो गुलजार चीफ जस्टिस ने, ये उससे भी बड़ा ऑर्डर था, बुरा ऑर्डर था। और ये अभी जो पीछे एक चीफ जस्टिस है उसने वो मनाल का ऑर्डर कर दिया था, वो भी सेट साइड हो गया। सबसे बुरा ऑर्डर तो ये था कि हमें उठा के ना सुना गया ना कुछ, और हमारी अपॉइंटमेंट को इलीगल। और देखें नहीं, सबसे सीधी बात कि भाई अगर हम अपॉइंटमेंट्स इलीगल थी तो हमारे फैसले भी खत्म करो। ठीक है, हमारे अगर हजारों फैसले जो हम चंद जजेस ने डिसाइड किए थे, मेरे भी बहुत फैसले थे उसमें, तो अगर उनको खत्म करते तो इनका तो वैसे ही कमर टूटी हुई थी कि काम कर करके, यानी बोझ के नीचे काम इतना ज्यादा था, और इनमें से जो नए जजेस थे इनकी तो कैपेसिटी ही नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि यार ये इतना काम कर दिया, अगर ये भी केस हमने अपने जिम्मे, हम तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो वो सबसे बड़ी दलील थी कि हमारे फैसले सही थे, हम कॉम्पिटेंट लोग थे, इनको तकलीफ थी और इन्होंने इसलिए ये किया था। तो ये सेकंड केस आपको बता रहा हूं। ठीक है जी। अब तीसरा केस जब आया, जब मैं अटॉर्नी जनरल बना, हर दफा ये तंग करते थे, मैं एक स्टेप ऊपर चले जाता था, फिर मैं एक स्टेप ऊपर। जब मैं अटॉर्नी जनरल बना, सारी दुनिया जानती है कि मेरा कॉन्डक्ट क्या था, मेरा किरदार क्या था, और कोर्ट की कितनी सुबकी हुई थी। उस पर मुझे जरूरत ज्यादा नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा, एवरीबडी नोज ऑन रिकॉर्ड है हर चीज, दैट इज ऑन रिकॉर्ड। एक एक चीज अखबारों में आती थी, कैसे चीफ जस्टिस जो है वो प्रेसिडेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, कैसे एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उसको एबीसी लॉ की नहीं आती थी, और वो समझता था कि सदर पाकिस्तान जो हेड ऑफ स्टेट है उनकी मॉनिटरिंग वो करेगा, सदर ने किसको मिलना है किसको नहीं मिलना ये हाई कोर्ट का जज डिसाइड करेगा। जब मैंने उस हाई कोर्ट के जज को ये बातें बताई, उसने कांपना शुरू कर दी, क्योंकि लॉयर मूवमेंट के बाद लॉयर्स जो थे वो इतने शीरो शकर हो गए थे इनसे कि वो अपने ज़ाती अगराज़ व मकासद के लिए वो इनके साथ बड़े गुडी थे। तो इनको तो लॉ का जो सही चेहरा है वो दिखाया ही नहीं जाता था, लेकिन मैं तो लॉ से नहीं हटता था। तो ये सारी बातें हैं, ये सारे अहम केसेस हैं। इनमें बहुत अहम केसेस थे, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जिस तरह निकाला गया था वो एक अहम केस था। फिर जब उनको नाअहल किया गया था वो भी एक बहुत अहम केस था। फिर बहुत सारे उस जमाने के जो केसेस आए जिसमें कि गवर्नमेंट को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ झूठे केसेस बनाने की कोशिश की गई, और जिसमें मैंने राय दी उस वक्त के चेयरमैन नैब एडमिरल फसी बुखारी को, और मैंने कहा कि ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दे रहा है सुप्रीम कोर्ट कि आप रेफरेंस फाइल कर दें, आप इन्वेस्टिगेशन खोल दें, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर ही नहीं सकता। और वो बहुत नेक आदमी थे एडमिरल फसी बुखारी, और बहुत अच्छे आदमी थे। ही वॉज a thoroughbred, I mean, a very able, competent, upright person. तो उन्होंने हर दफ़ा मेरी बात मानी, और उस वजह से ये जो एनआरओ केस में जो ये इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहते थे ये नहीं करा सके। ये जो कहते थे कि जी अब वो नैब खत लिखे और वो सदर पाकिस्तान खत लिखे और नैब कुछ केसेस बनाए, फसी बुखारी फिर खड़े हो गए, उन्होंने नहीं मानी इनकी बात। हत्ता कि रेंटल पावर में भी जो झूठे केस बनाए गए थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब राजा परवेज अशरफ के खिलाफ, वो सारे भी उस वक्त उनके सामने ही वो ख़त्म भी हुए और ये कुछ कर भी नहीं सके।
तो सुप्रीम कोर्ट जो था लॉयर्स मूवमेंट के बाद पूरी तरह से सियासत में घुस आया था, क्योंकि जजेस जो थे ये कहते थे वी आर पीपल्स जुडिशरी। तो जजेस जो है क्या ये इलेक्शन लड़के आते हैं? अगर इनको इतना शौक था, इन्होंने पीपल्स जुडिशरी बननी थी, तो फिर ये इलेक्शन लड़ते हैं ना, और उसके जरिए आते और फिर आइन में लाते, तरमीम लाते, और आइन में तरमीम ला के बेशक अपने आप को जज भी बनवा लेते। लेकिन वो जो कुछ हुआ था तब बिल्कुल गलत हुआ था। पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर तबाह करके रख दिया इन्होंने। सर उसमें मैं अभी आता हूं। पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें जजेस घुस गए थे, और जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गई, पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी हो गई। बेंच और बार जो कि एक बैरोमीटर था, जो कि सियासतदानों पे एक चेक था, वो चेक खत्म हो गया, क्योंकि वो हर चीज को जुरिस्टिकली, जूरिस्प्रूडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे कि ये जो मुख्तलिफ कवानीन बन रहे हैं, जो हुकूमतें चल रही हैं, आया ये जमहूरियत के मुसल्लमा असूलों के मुताबिक चल रही हैं कि नहीं चल रही। ये सारी चीज़ें जो थी लॉयर्स मूवमेंट के बाद, ना वकील देख रहे थे ना जज देख रहे थे, वो अपने एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे और पार्टी बन चुके थे, और बेड़ा गर्क हो गया था सारी जुडिशल सिस्टम का। आज तक उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। तो उसके असरात तो अभी तक पाकिस्तान अभी में तक है पाकिस्तान में। हमें देखने को मिलता है। सर एक बात ये बताएं, आपने अभी ये लॉयर्स मूवमेंट और ये जो हमने बात की पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी, इसकी तरफ मैं अभी आता हूँ। आपने मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के साथ सर्व किया हुआ है। जनरल मुशर्रफ के टाइम पे भी आप थे, पीपल्स पार्टी के साथ भी, नून लीग के साथ भी, तो उनके अंडर भी आपने लीगल रोल्स पे आपने काम किया है। तो जनरल मुशर्रफ का जो टाइम पीरियड था उसमें लोगों का एक परसेप्शन है कि ये रूल ऑफ लॉ जो था वो काफ़ी बेहतर था, बल्दियात का निज़ाम था, आम आदमी को एक इंसाफ मिलता था, गवर्नेंस बेहतर थी। तो आप अगर कंपैरिजन करें बाद में 2008 के बाद जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं और जनरल मुशर्रफ का जो दौर था, तो उसमें से आपके ख्याल में कौन सी दौर बेहतर था? देखें, पाकिस्तान में अगर आप देखें ना, जितने भी फौजी अदवार रहे हैं, जी जी, फौजी दौर, उसमें रिलेटिवली स्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा होती है कि वो जो गवर्नमेंट्स हैं, गो के उनकी जो फाउंडेशंस हैं वो प्योरली लीगल नहीं होती, वो एक्स्ट्रा लीगल होती हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। लेकिन चूंकि उनको इतनी आसानी से कोई रिमूव नहीं करता, 8-8 10-10 साल रहते हैं, तो गवर्नेंस में बिल्कुल एक कंटिन्यूटी आती है। वो कंटिन्यूटी सियासी पीरियड में तो कोई भी अपनी टेन्योर भी मुकम्मल नहीं कर सका। ज़रा वो प्राइम मिनिस्टर को 3-4 साल होते थे तो वो प्राइम मिनिस्टर रिमूव हो जाते थे, निकाल दिए जाते थे। तो कोई भी जो पोस्ट लॉयर्स मूवमेंट ख़ास तौर पे कोई भी हुकूमत अपना जो टाइम है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुश्किल उन्होंने अपना मुकम्मल किया। बल्कि जनरल मुशर्रफ से अगर आप देखें, जनरल मुशर्रफ से पहले भी, जबकि हमारा जनरल ज़िया की डेथ के बाद, तो वो जब 8th अमेंडमेंट के बाद जो सूरत हाल बनी थी, तो गुलाम इसहाक खान जब प्रेसिडेंट बने, तो उस वक़्त भी ये जो आई पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बनी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर बनी, वो अपना टेन्योर मुकम्मल ना कर सकी। नवाज शरीफ साहब बने, वो ना कर सके। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बनी, वो ना कर सकी। उसके बाद मियाँ साहब बने, मियाँ साहब भी फिर 2/3 के करीब उन्होंने मेजॉरिटी ली थी, वो भी 99 में ख़त्म हो गया। तो ये जो पॉलिटिशियंस की जो आपस की जो इनकी फ्रिक्शंस हैं सियासतदानों में, उस वजह से इनका भी कुछ रोल रहा, कुछ एस्टेब्लिशमेंट से भी इन्होंने मदद मांगी। नतीजा ये निकला कि इनका जो दौर था हुकूमतों का, इनकी हुकूमतों का, उसमें स्टेबिलिटी हो नहीं सकी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और जैसे जैसे आपस में इनकी यानी अंडरस्टैंडिंग होगी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की, तो मेरा ख्याल है कि आइंदा वाली हुकूमतें जो है ज़्यादा मुस्तहकम होंगी, सिविलियन गवर्नमेंट जो है आने वाले दिनों में ज़्यादा मुस्तहकम होंगी। अच्छा सर, एक आपने बात की जजेस के हवाले से, और आप यू आर नोन कि आप जुडिशरी पे, जजेस पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते भी रहे हैं, अभी भी आप करते हैं। तो एक चीज़ मुझे समझाएं कि जब कोई बंदा जज बनता है तो वो हम लॉयर्स में से ही जजेस बनते हैं। जब हम उनकी बातें सुनते हैं बिफोर दे आर एलिवेटेड टू हाई कोर्ट, तो वो डिफरेंट होती है, वो उन सारे मसाइल को देखते हैं जो हम देखते हैं। मगर जज बनने के बाद क्या होता है, उनको वो तब्दील हो जाते हैं या उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट होती है? क्या हमारे इंस्टीट्यूशन का मसला ही है, इंडिविजुअल्स का मसला ही है? इस पे मैं समझता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशन का मसला है। इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग नहीं है।
जजेस को पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि जब वो जज बनते हैं तो उनका मनसब क्या है, उन्होंने अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है। आप बिल्कुल सही कहते हैं कि एज ए लॉयर उनका जो एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जज बन के अभी तक वो एक जज है हमारे, उन्हें पीछे आया हुआ था कि जज जो है वो नौकर नहीं होता, वो नौकर नहीं होता, सर्वेंट नहीं होता। तो पब्लिक सर्वेंट का लफ्ज तो हमारे कानून में लिखा हुआ है, दे आर ऑल पब्लिक सर्वेंट्स। फिर मैं उस दिन सुन रहा था एक जज जो है वो इस बात पे नाराज हो गया कि माय लॉर्ड नहीं कहा, तो दूसरे जज ने कहा कि लॉर्ड तो सिर्फ अल्लाह ताला के साथ लगता है। तो ये जो एक बिल्कुल लैक ऑफ ट्रेनिंग है कि इनकी जज बनने से कोई आपको तुरम खान तो नहीं बन जाते, जज बनने से तो बल्कि आपका एक ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी है जो आपने अदा करनी है, और इंसाफ करना जो है उस वक्त वो आपकी ड्यूटी है, कोई बाउंटी तो नहीं है जो आप लोगों को बांट रहे हैं। तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड कुछ लोगों की बन जाती है जज बनने के बाद कि वो एक डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं, वो अपने आप जोम में आ जाते हैं कि बस हमें पता नहीं क्या हो गया, हमको पता नहीं, को बिल्कुल ही एक अलग मखलूक बन गए। उनको जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो पहले एड्रेस होने चाहिए बिफोर समबडी ऑक्यूपाइज द ऑफिस ऑफ ए जज, यानी इससे पहले कि कोई जज के ओहदे पे मनसब पे बैठे। ये सारी ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग इनको होनी चाहिए कि इन्होंने अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है। कोई जो है वहाँ बदतमीजी शुरू कर देता है रोस्ट्रम पे जज की मस्जिद पे बैठ के, कुछ लोग जो है वो ह्यूमिलिटी से काम करते हैं। तो ये जो कॉन्डक्ट है इस पे यूनिफॉर्मिटी बड़ी ज़रूरी है, और वो वाली जो इंस्टीट्यूशन एक होनी चाहिए जिसमें कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग हो कि इन्होंने अपने आप को कंडक्ट, वो बिल्कुल टोटली मिसिंग है। तो ये आप अभी एक एडवाइज़र भी हैं और आपका एक बड़ा रोल भी है प्रेसिडेंट ऑफिस में। जी जी। तो आप ये एक मशवरा देंगे हुकूमत को, प्रेसिडेंट साहब को, कि इस तरह की चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर लाई जाएँ जुडिशल ट्रेनिंग के हवाले से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लाने की है ही नहीं। अभी तो एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना हुआ है, बिल्कुल। उन्होंने लेटली कुछ लोगों को इंटरव्यू किया है जजेस बनाने के लिए। तो ये तो आई थिंक जब इनको अपना फीडबैक मिलता होगा, हाँ जी। तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चाहिए, इस पे कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट उन्होंने इशू तो किया हुआ है, हाँ जी। लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं है। मैं समझता हूँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसमें ज़्यादा क्लैरिटी पैदा करनी चाहिए, और जो भी कोई जज बनता है उससे पहले उसको चाहिए कि उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट को पढ़े, उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट को समझे, और वहाँ मेरी तरह के लोग जो हैं सीनियर्स, वो फिर इनको वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट समझाएं, ताकि इससे पहले कि वो जज की मनसब को ऑक्यूपाई करें उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि उन्होंने उठना बैठना किस तरह, अपने आप को कंडक्ट किस तरह से करना है, और अपने मैटर्स जो हैं वो नहीं मतलब अपने पर्सनल मामलात में कंटेम्प्ट नोटिस इशू करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें उनको पहले से सिखाई जानी चाहिए, और इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ उनकी जो फेडरल जुडिशल अकेडमी बनी हुई है, हाँ जी, उसमें सिर्फ चंद अच्छे उस्ताद डालें, नेक, ग्राउंडेड, हम्बल, जो कि इनको सिखाएं कि आजी की होती है और इनकी सारी की होती है। अच्छा सर, एक चीज़ आपने ये कही कि हमारे जो जजेस थे ख़ासतौर पर लॉरेंस मूवमेंट के बाद इन्होंने एक पीपल्स कोर्ट बना दी थी, हमारी सारी नहीं, अदालतें पीपल्स कोर्ट नहीं, ये कहते थे वी आर पीपल्स जुडिशरी। पीपल्स जुडिशरी। भाई तुम्हारी अपॉइंटमेंट सारी इलीगल। इफ्तिखार चौधरी साहब ने खुद ही अपनी मर्जी का बेंच बना के जो डिफेक्ट, जो डिजोरे जजेस थे, लीगल जजेस को निकाल दिया, खुद डिफेक्टो जजेस बन गए, और फिर कह दिया कि हम पीपल्स जुडिशरी हैं। हाँ जी। ना ये प्रॉपरली सिलेक्ट हुए, ना ये प्रॉपरली इनकी अपॉइंटमेंट्स हुई, सब कुछ खिलाफ कानून हुआ। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इनके खिलाफ जो फैसले थे जुडिशरी के, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत रद्द कर दिए गए। तो इनकी बुनियाद जब गैर कानूनी थी तो ये पीपल्स जुडिशरी कैसे बन गए? इफ्तिखार चौधरी साहब की अपनी जो बहाली थी, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे थी, ना वो किसी स्टैचूट के नीचे थी, या तो कोई कानून साजी के जरिए आते। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हुआ उस वक्त का, और बड़ा इंटरेस्टिंग सारा था, बिकॉज उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ इनके साथ थे, और मियाँ साहब एक कलम लेके निकले थे कि जुडिशरी की बहाली, और जुडिशरी तो बहाल हो गई, लेकिन जिस जुडिशरी के जरिए पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब को हटा दिया गया गैर कानूनी तौर पर, उसी जुडिशरी ने मियाँ साहब को भी हटा दिया बाद में। तो फिर उनको समझ आई कि हमने किया क्या है। शुक्र है कि पीपल्स पार्टी और ये फिर मिल गया साथ PMLN,
इनको चाहिए था मिसाक जमहूरियत पे अब भी अमल करें, और अगर अमल करें तो आप देखेंगे कि आपकी नई जुडिशरी जो है वो बिल्कुल आप नई जुडिशरी जो है उसको आप ला सकते हैं। सर इसमें एक हाँ, एक चीज़ ये बताएं कि जिस तरह साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे तो वो एक अदालत के अंदर एक खुली कचहरी लगा देते थे, लोग अपने मसाइल लेके आते थे, किसी के कोई पर्चे का मसला है, किसी के केस का मसला है। आपको पता है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की, रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन कैसी है। हम्म, तो वो एक फौरी इंसाफ देते थे लोगों को कि हम्म, अच्छा जी आपका ये मसला है, पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही, वो फ़ौरन ऑर्डर कर देते थे। हम्म। तो अगर लोगों को इस तरीके से इंसाफ मिल रहा है तो उसमें गलती क्या है? पाकिस्तान के हालात भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है ना। देखें क्या करते थे, सरकारी अफसरों को बुला के बदतमीजियां करते थे, उनकी बड़ी पब्लिक डीलिंग थी, उनकी ना को मजरू करते थे, लोगों की कोई ऐसी दादरसी नहीं हुई। मसलन उन्होंने तो कोशिश की थी कि अब मैं डैम भी बना दूं, और वो फिर कितना डैम बना, क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जी मैं स्कूल भी चलाऊंगा और मैं उधर भी जाऊंगा, लीगल एजुकेशन का भी बेड़ा गर्क किया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने अस्पतालों में भी जाना शुरू कर दिया, और अस्पतालों में जो भी वाकयात हुए उस वक्त के, फिर उन्होंने रेलें चलाने की कोशिश की, फिर पीआईए चलाने की कोशिश की। तो ये जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ये इंसाफ दे रहे थे, तो वो तो खुद ही उनके गले पड़ गया। कम से कम इतने बड़े ज़बरदस्त जज थे तो आप कम से कम मीडिया को आके फेस तो करें, बताएं तो सही कि मैंने किया क्या। मतलब उनको इतना क्रिटिसाइज तो अलहदा है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन का उन्होंने बेड़ा गर्क किया, तो मैं समझता हूँ कि साकिब निसार एक अच्छे लॉयर थे सिविल के, कॉन्स्टिट्यूशन तो उनका कोई इतना फील्ड भी नहीं था, उन्होंने बड़े बड़े फैसले कॉन्स्टिट्यूशनल साइट्स पे देने शुरू कर दिए, और वो सारे फैसले जो हैं वो सारे अब वो मैं समझता हूँ कोई कोर्ट भी नहीं होते। तो इस तरह से जो लॉप साइडेड होके इन्होंने जो किया, और फिर एक कानून कायदे के मुताबिक ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हैं ना, बेदरेख तो नहीं करते कि चीफ जस्टिस जो है, he is one of the many judges, he is one amongst equals, he is not their boss। इन्होंने तो ये कहा लॉयर्स मूवमेंट में कि नाउ देयर इज अ चेन ऑफ कमांड, देयर इज अ वो फलाना जो चीफ जस्टिस इज आवर कमांडर, हम उसके सिपाही हैं। तो इन्होंने तो इसको बना दिया था कि एज इफ ये कोई जंग लड़ने जा रहे हैं। तो जुडिशरी तो इस तरह काम ही नहीं करती, तो इसमें जुडिशरी का कोई कसूर नहीं है। मैं कभी भी जुडिशरी को क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं करता हूं इन जजेस को क्रिटिसाइज जिन्होंने जुडिशरी को अंडरमाइन किया। जी नाज़रीन, ये हमारी डिस्कशन थी रिगार्डिंग जुडिशरी, और इरफान कादर साहब ने अपने करियर के हवाले से भी बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन दी है। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। तो बैक टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कानून और सियासत, और आज हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादर साहब। अच्छा सर, आपके बारे में एक चीज़ जो है वो बड़ी मशहूर है कि आप जजेस के साथ काफ़ी मुकालमा भी कर लेते हैं, निडर जवाब भी दे देते हैं। तो आपके ऊपर कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगी? देखिए, मैंने कभी कोर्ट में बदतमीजी की ही नहीं है। मैं जब भी कोर्ट में खड़ा होता था तो जो कानूनी निकात कोर्ट के सामने होते थे उसी पे बात करता था। हाँ, अगर जज का व्यू कुछ और है और जज चाहे कि भाई इरफान कादर भी वही व्यू दे जो मैं दे रहा हूँ, तो जहाँ जजेस का व्यू गलत होता था वहाँ मैं उनका व्यू नहीं देता था, बल्कि मैं दूसरा व्यू देता था जो सही होता था। जब सही व्यू देता था उनको फैसला लिखने में प्रॉब्लम आ जाती थी, सबके सामने एक्सपोज हो जाते थे। उस चीज़ की डेफिनेटली बहुत लोगों को तकलीफ भी थी, और उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ थी एक जज था जो बाद में चीफ जस्टिस बन गया 20 दिन के लिए। उसने बिल्कुल मेरा जो वो था प्रैक्टिस मेरी वो सस्पेंड कर दी, और गलत सस्पेंड की। और वो बाद में उसके वो ज़हीर जमाली चीफ जस्टिस बना, उसको बताया भी हमने कि भाई ये जो सस्पेंशन है 3 माह के अंदर अगर किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाती है। लॉ में लिखा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट वायलेटेड दैट लॉ। अल्लाह भला करे इनका जस्टिस आसिफ खोसे का। जब आसिफ खोसा साहब के पास ये मामला आया तो उन्होंने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है। उसी वक्त उन्होंने कहा मिस्टर इरफान कादर, वेलकम टू द प्रोफेशन। So those were the 3 most lucrative years of my profession, अच्छा। which they wasted। लेकिन वेस्ट फिर भी नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी, अल्लाह को कुछ और मंजूर था। तो आपने क्या तो किया? मैं लिहाजा मैं कोई इस तरह नहीं था कि मैं कोई जजेस के खिलाफ था या उनसे लड़ना चाहता था, मैं बिल्कुल नहीं लड़ता था। लेकिन जो
पॉलिटिकल पार्टीज दूसरी साइड पे होती थी हाँ जी, जो कंटेस्ट कर रहे होते थे, जब वो देखते थे कि जजेस जो हैं उनको मैंने अच्छी तरह से रिफ्यूट कर दिया है, और वहाँ जो कि नेशनल और इंटरनेशनल प्रेस बैठी होती थी मेरे अटॉर्नी जनरल के पीरियड में, बिल्कुल, तो पॉलिटिकल जब उनकी सुबकी होती थी हाँ जी, और जजेस जो कि पॉलिटिशियंस बनने की कोशिश करते थे, जब वो एक्सपोज होते थे तो मेरे बारे में बाहर आगे शुरू हो जाते थे कि जी चीफ जस्टिस से बदतमीजी की है। तो अगले दिन फिर मैं चीफ जस्टिस को जाके कहता था जी मेरे बारे में इस तरह की बातें आ रही हैं, तो क्या मैंने बदतमीजी की है? तो फिर चीफ जस्टिस साहब जो है इफ्तिखार चौधरी साहब ना करते हुए, मेरा मतलब है कि इंसान के अंदर एक ज़मीर होता है, हाँ जी, वो भी उनमें भी ज़मीर था, वो फिर उनको मानना पड़ा कि नहीं आपने कोई बदतमीजी नहीं की। तो ये सब बातें जो है, ये इंप्रेशंस जो क्रिएट किए गए थे, और बाद में वही सियासतदान जो मेरे खिलाफ बोल रहे थे फिर मुझसे रिजू किया, उन्हीं के केसेस मैंने किए और फिर दोबारा से उनको इक़्तिदार भी मिला। सही। तो सर, ये है सारी उसकी हकीकत। आप जब अटॉर्नी जनरल थे तो उस टाइम पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ भी केस आया, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो था ओहदे से हटा दिया। हाँ, तो आपको भी प्रेशराइज किया गया था उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए? बिल्कुल किया गया मुझे प्रेशराइज। वो क्या कहानी थी, वो जरा आप बताते हैं हमें, क्या सुप्रीम कोर्ट की क्या वो प्रोसीडिंग्स वो में क्या? कहानी ये थी जी जी कि उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे, जी जी, वो मुझसे पहले, उनका नाम था मौलवी अनवारुल हक। बिल्कुल, तो मौलवी साहब जो है सुबह वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, उनका आखिरी दिन था हाँ जी, और मैंने उस दिन टेक ओवर करना था एज अटॉर्नी जनरल। तो मौलवी साहब अटॉर्नी जनरल की कुर्सी पे बैठे हुए थे, मैं गालिबन मौलवी अनवारुल हक साहब के सामने बैठा हुआ था, और अभी हम बात ही कर रहे थे, मेरा नोटिफिकेशन हो चुका था। तो मेरे जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं वो मेरे पास आए और कहने लगे कि जी वो आपको वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो कंटेम्प्ट केस है उसमें कोर्ट आ गई है, तो आपका इंतज़ार हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो अभी मौलवी साहब से मैं अपनी जो प्लेजेंट्रीज मैंने एक्सचेंज करनी थी या कुछ बातें उनसे अभी पूछनी थी, वो पूछ भी नहीं सका, मुझे कोर्ट में जाना पड़ा। जैसे ही मैं अदालत पहुंचा हाँ जी, तो मुझे उन्होंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, और फिर कहा कि मिस्टर इरफान कादर, डू यू नो योर रोल इन दीज प्रोसीडिंग्स? तो मैंने कहा सर आई नो, आई थिंक आई नो। कहने बट वी वांट टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस, लेट अस टेल यू व्हाट योर रोल इज गोइंग टू बी। अच्छा, यू विल prosecute the prime minister till the prime minister is convicted। ये मुझे कहा अदालत में कहा भरी था, अदालत में, अच्छा, भरी अदालत भरी में अदालत में। मैं जो आपसे बातें करूंगा ये भरी अदालत की करूंगा। अखबारों में ये चीजें आ चुकी हैं, मैं अपने पास से कोई बात नहीं करता। सही, भरी अदालत में कहा कि योर रोल इज दैट ऑफ अ प्रोसिक्यूटर इन दिस केस एंड यू विल प्रोसिक्यूट टिल द प्राइम मिनिस्टर इज कन्विक्टेड। और मिस्टर एतजाज एहसन इज द डिफेंस लॉयर, he is to defend the prime minister, so you are on two opposing sides। तो मैंने कहा सर इज इट दैट द कोर्ट वांट्स कन्विक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? तो उस पे वो बहुत अच्छे जज थे, बड़े अच्छे इंसान भी थे, लेकिन उस वक्त वो लॉयर मूवमेंट के साथ हुए थे, लेकिन वो इन जजेस में से सबसे डिसेंट थे। तो उनका नाम था सरमद जलाल उस्मानी साहब, वेरी फाइन पर्सन, लेकिन वो बेचारे उस वक्त इनके साथ थे। तो एकदम वो फरते जज्बात में आए। तो जब मैंने कहा कि इज इट दैट द कोर्ट वांट्स द कन्विक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो वो मुझे कहने लगे मिस्टर इरफान कादर, डोंट पुट वर्ड्स इन आवर माउथ। मैंने कहा बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज कमिंग फ्रॉम योर ऑनर्स माउथ। तो उस पे फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा देखें ये जो फैसला है टू प्रोसिक्यूट, ये फैसला भी प्रोसिक्यूटर करेगा, और आया फैक्ट्स केस के ऐसे हैं कि वहां कन्विक्शन के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और ये जो है प्रोसिक्यूटर ने इन पब्लिक इंटरेस्ट डिसाइड करना है, ये भी प्रोसिक्यूटर करेगा। तो उन्होंने कहा नासरुल मुल्क ने, नासरुल मुल्क अगेन इज अ वेरी डिसेंट पर्सन, लेकिन ये जो डिसेंट होते हैं ना कमजोर भी होते हैं, तो वो लॉयर मूवमेंट के नीचे ये कमजोर हुए थे। इफ्तिखार चौधरी बड़ा स्ट्रांग था, ये उनके सफाई बने हुए थे। तो उस पे नासरुल मुल्क से जब ये मेरा मुकालमा हुआ तो वो कहने लगे कि उनको लगा कि ये तो शायद हो सकता है प्रोसिक्यूशन की तरफ जाए ही ना। तो वो मुझे नासरुल मुल्क उस वक्त कहने लगे कि देन वी माइट हैव टू रिकंसिडर योर अपॉइंटमेंट मिस्टर इरफान कादर। अच्छा, तो मुझे पता था कि भाई इन्होंने तो मुझे प्रोसिक्यूटर जनरल से जिस तरह निकाला और बोगस में निकाला,
वो फैसला आज भी जब वो जजेस मिलते हैं तो घबराहट आ जाती है उनके। जब आप गलत फैसला करते हैं ना, सारी उम्र आपको कब्र में भी वो चीज़ हॉन्ट करती है। और मैं अभी भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ से कि अल्लाह मियाँ इनको इसकी सज़ा भी ना दे। मेरा इनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, अल्लाह खुद ही दुनिया में सज़ा दे देता है इन एनी केस। तो जब ये बात हुई वहाँ पे नासिरुल मुल्क साहब से कि वी शुड वी रिकंसिडर योर अपॉइंटमेंट, तो मैंने कहा कि जी आपने तो, आई वॉज अ हाई कोर्ट जज, माई अपॉइंटमेंट वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल, देन आई वॉज प्रोसिक्यूटर जनरल, माई अपॉइंटमेंट वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल, नाउ आई एम द अटॉर्नी जनरल, यस आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड टाइम। ऑब्वियसली इनके लिए तो एक ही था ना, इनके मुकाबले था कौन? इरफान कादर। सारे वकील सारे जजेस तो इकट्ठे हो चुके थे, एक ही था, इरफान कादर था ना। वरना तो ये वो गोल पोस्ट पे खड़ा था, ये किक मारते थे गोल कर देते थे, लेकिन इरफान कादर खड़ा था, गोल नहीं कर सक रहे थे। तो मैंने कहा कि आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड टाइम। तो कहने लगे नो नो नॉट योर अपॉइंटमेंट एज द अटॉर्नी जनरल, आई एम टॉकिंग ऑफ योर अपॉइंटमेंट एज अ प्रोसिक्यूटर इन दिस केस। अच्छा। तो मैंने कहा नो सर, यू कैनॉट रिमूव मी फ्रॉम दिस पोजीशन बिकॉज आई एम अ पर्सोना डेजिग्नेटेड अंडर द लॉ। This honorable court, this court has no authority to remove me. What do you mean? We can't remove you? Absolutely not. नहीं कर सकते आप remove. तो उन्होंने कहा we take a break. जुमे का दिन था, 40 मिनट सोच के लॉ देख के डिस्कशन करके इवेंचुअली उन्होंने देखा कि वाकई ये तो अटॉर्नी जनरल एज अ पर्सोना डेजिग्नेट है। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया एज अ प्रोसिक्यूटर, और जब एक्सेप्ट किया और सारी प्रोसीडिंग्स जो है लॉपसाइडेड की, तो मैंने जैसे ही फैसला है मैंने कहा कि ये बिल्कुल गैर कानूनी फैसला, वर्ड एब इनिशियो गलत है ये। मैंने देयर एंड देन कहा था। नहीं किसी की हिम्मत हुई थी, लगाते ना कंटेम्प्ट उस वक्त। उनको पता था अगर कंटेम्प्ट लगाते तो इरफान कादर जहां तक पहुंचा है एक स्टेप और ऊपर जाएगा। ये तो ऐसी चीज है कि जब आप जो बंदा हक के रास्ते में होता है ना, जब उसको काटना शुरू करते हैं ना, तो अल्लाह मियां उसको इधर लेके जाता है, फिर इधर लेके जाता है, फिर इधर लेके जाता है। तो इन्होंने फिर मेरे साथ उसको ज्यादती नहीं की, तो वो मेरी तरक्की जो है थोड़ी देर के लिए रुक गई। अच्छा सर, आप लॉयर्स मूवमेंट के, ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग हमें फैक्ट्स बताए हैं, आप लॉयर्स मूवमेंट के काफ़ी खिलाफ एक वोकल क्रिटिक हैं, और पाकिस्तान में बहुत चंद वकला होंगे जो चोटी के जो इतना खिलाफ बोलते हैं उसके। तो लॉयर्स मूवमेंट के जो असरात निकले वो तो सबने देखा कि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसका ज़्यादा पड़ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि मैंने जो एतजाज़ अहसन साहब से मुकालमा किया पहली दफ़ा, और मैंने कहा कि ये लॉयर्स मूवमेंट के नतीजे में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं होगी, और उन्होंने कहा नहीं इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होगी। मैंने कहा कि जो लोग इंस्टीट्यूशन के ऊपर हैं वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं होने देंगे, तो उस पर हमारा डिफरेंस हुआ। बाद में एतजाज़ अहसन साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि ये जज फिरौन हो गए। मैंने हालांकि इतने सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल किए, मैंने इनको फिरौन नहीं कहा था, एतजाज़ अहसन को कहना पड़ा ये फिरौन हो गए। एतजाज़ अहसन साहब ने बाद में भी जुडिशरी के बारे में बातें की कि जी मैं तो चाहता हूं कि अब इनके खिलाफ मूवमेंट चलाऊं, तो मेरी बात सही साबित हुई ना। अली अहमद कुर्द ने ये कहा कि ये जज फिरौन हो गए हैं, और साकिब निसार पे कमेंट करते हुए मेरी तारीफ की कि ये सिर्फ इरफान कादर ही है जो इनके सामने खड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये मेरी बड़ी विंडिकेशन है, और मेरे बारे में जितना प्रोपेगेंडा था वो सारे का सारा जो है वो बिल्कुल जायल हो गया था। अगर सर ये बताएं कि लॉयर्स मूवमेंट का जब आगाज हुआ था तो वो जनरल मुशर्रफ के कुछ एक्शंस थे, चीफ जस्टिस को आर्मी हाउस के अंदर बंद करके रखा, रेफरेंस लेके आए, जाली रेफरेंस लेके आए, बाद में जजेस को हटा भी दिया। तो उसके बाद वकला क्या करते हैं? वकला को तहरीक तो चलानी थी। ऐसा नहीं हुआ था। सही, ये फैक्ट्स बिल्कुल सही नहीं है कि चीफ जस्टिस को बंद रखा। आर्मी हाउस में बंद नहीं रखा इफ्तिखार चौधरी। ये प्लान बन चुका था कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं इनके खिलाफ खत लिखा गया था। जी। एक वकील है नईम बुखारी साहब, उन्होंने खत लिखा था क्योंकि ये अदालत में करते थे बदतमीजी, और नईम बुखारी की बहुत ईगो हर्ट हुई थी, और नईम बुखारी ने वो खत लिख दिया और उसमें बहुत सारी सच्ची बातें लिख दी। अच्छा। और वो सच्ची बातें ये लिखी कि ये जो इतना इफ्तिखार चौधरी साहब आइडियलिज्म का प्रचार करते हैं, अपनी ये छोटी छोटी बेराह रवियाँ जो हैं इनमें जो है पेट्रोल के मामले में और दूसरे चीज़ छोटे छोटे जो पैटी फायदे ये उठाते हैं, तो वो उन्होंने हाईलाइट किए। सही है। अब जब कोई बंदा इतना बड़ा आपको भाषण देता है
और फिर ये इस तरह की पेटी उस पे वो रॉन्ग्स जो है वो करता है, बिल्कुल, तो नेचुरली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो मामला था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के देखने का, उसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा, उस हद तक जनरल मुशर्रफ जो थे वो बिल्कुल ठीक थे। हालांकि मैं आज भी कहूंगा ऑन रिकॉर्ड कि सिवाय एक वो मलिक रियाज केस के जहाँ पे के चौधरी साहब की फैमिली के जो कुछ कॉन्डक्ट है वो बड़ा मतलब वो भयानक था, बिल्कुल, अदरवाइज बाय एंड लार्ज इफ्तिखार चौधरी मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से कोई उन्होंने कोई बड़ी करप्शन की होगी, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन जब आप बड़ी सरमनाइजेशन करते हैं तो फिर छोटी चीजें अगर आपके खिलाफ निकल आए बिल्कुल, तो आपको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। इन एनी केस जनरल मुशर्रफ के सामने जब वो मामला गया था जी जी, तो जनरल साहब ये फैसला कर चुके थे, जनरल मुशर्रफ ये फैसला कर चुके थे कि हम इनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज देंगे। ठीक है, लिहाजा जब इफ्तिखार चौधरी साहब को पता चला कि ये मामला जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहा है, तो उन्होंने टाइम लिया था जनरल मुशर्रफ से, खुद मिलने गए थे। अच्छा, जनरल मुशर्रफ ने नहीं उनको बुलाया था, वो आर्मी हाउस इफ्तिखार चौधरी साहब खुद गए थे, अपनी मर्जी से गए थे। चीफ जस्टिस का क्या काम है कि वहां जाके, ये तो गए थे वहां पे हाथ पांव जोड़ने। वो तो कहते हैं कि जी मुझे बंद कर दिया नहीं, अंदर और नहीं, ये ना मुझे ना ना बंद कर ये वहां गए थे उनको बताने, सफाई पेश करने, उन्होंने इनको ज्यादा लिफ्ट ही नहीं कराई थी, उससे ये फिर इनको बड़ी तकलीफ हुई थी। हाँ ये जरूर था गालिबन कि शायद इनको कहा गया हो कि अभी भी तुम्हारे लिए बचत का रास्ता, तुम इस्तीफा दे दो। उस वक्त ये खड़े हो गए थे, हाँ उस वक्त खड़े हो गए, चल के खुद गए थे। सही है, ये इनसे को पूछे कि आप क्यों गए थे, इनकी पहली कोशिश ये थी कि नौकरी बच सकती है, चल के मैं चला जाऊं तो गुड। जब पता लग गया कि अब तो नौकरी नहीं बचनी तो फिर हीरो बन गए, खड़े हो गए। असल हकीकत ये है, असल ये हकीकत है। मुझे ये सारे फैक्ट्स पता है, मैं इस पे अब ज्यादा बात नहीं करना चाहता। तो उसके बाद जब मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई, जनरल मुशर्रफ ने जजेस को हटाया, नए जजेस आ गए पीसीओ के तहत, हाँ तो वो उसके बाद ही मूवमेंट चली है। हाँ तो नहीं मूवमेंट तो चल पड़ी थी, मूवमेंट चल पड़ी थी, इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम पे चल पड़ी, वो चल पड़ी थी बिल्कुल। और आपको पता है कि जब मूवमेंट, जब इफ्तिखार चौधरी को निकाला गया तो बहुत सारे इफ्तिखार चौधरी के जो साथी थे उस जजेस बड़े खुश थे वो कि अच्छा हुआ। मैं उन जजेस के नाम नहीं लूंगा क्योंकि उस दिन जब वो निकाले गए शाम को एक शादी की तकरीब थी, मैं भी वहां था, मेरे तो ये दोस्त भी हैं बहुत सारे, हम इकट्ठे खड़े थे, तो जनरली एक खुशी का सा माहौल था कि गुड रिडंस। लेकिन उसमें एक जज साहब है, उन्होंने बात सही कही, उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस को सस्पेंड तो नहीं कर सकते, वो बात ठीक थी बिल्कुल। तो वो टेक्निकल एरर उनसे हुआ कि उन्होंने सस्पेंड कर दिया, चीफ जस्टिस को वाकई नहीं सस्पेंड कर, वो टेक्निकल एरर था बिल्कुल। तो उसके बाद अगर वो सस्पेंड ना किया होता जनरल मुशर्रफ ने, सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका मामला चला जाता तो लॉयर मूवमेंट चलनी ही नहीं थी। लॉयर मूवमेंट में ये जो वकील है उन्होंने इस टेक्निकलिटी को पकड़ के ये प्रोटेक्ट बना लिया कि ये चीफ जस्टिस को सस्पेंड किया, ये खिलाफ कानून है, और वो था खिलाफ कानून। बिल्कुल ठीक है। वो ना करते और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला भेज देते, एक बंदे ने भी नहीं खड़े होना था। तो आपके ख्याल से ये उसकी हकीकत है, ये चीज नहीं चलनी थी आपके साथ जी, ये मूवमेंट ज्यादा फिर आगे तूल नहीं पकड़ना था इसने, फिर तो चल ही नहीं सकती थी ना, उनको प्रिटेक्स्ट नहीं मिलना था। और वो जिन जज साहब ने ये बात की थी उस वक्त, वो भी अंदर से खुश थे, लेकिन उन्होंने ये बात कर दी, वो बात लॉयर मूवमेंट वालों ने कैच कर ली, शोर मच गया। असल हकीकत ये है इसकी। सर ये बताएं हमें कि लॉयर्स मूवमेंट के बाद खास तौर पे, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब में ये सारी चीजें भी थी, उनमें वैनम भी था, विंडिक्टिव भी थे, लेकिन ना करते हुए उनमें कुछ अच्छाइयां भी थी। सही है। मसलन एक ये था कि वो बड़े मेहनती थे, कुछ केसेस में उन्होंने वाकई कोशिश की कि वो इंसाफ दें, कुछ केसेस में वो फरते जज्बात में बह के तो अपने पर्सनल स्कोर्स भी सेटल करने शुरू कर दिए। ठीक है। तो इफ्तिखार चौधरी साहब में जहां वो एक्सेंट्रिसिटीज थी, एक्सेंट्रिक भी थे इन अ वे, लेकिन वहां पे कुछ चीजें जो थी उनमें ज़मीर भी था। और मैंने ये देखा है कि मैंने कभी भी चौधरी साहब की अदालत में खड़े होकर अगर कोई बात की है और मैंने जोर से की है और मैंने आंखों में आंखें डाल के उनको कहा कि क्या क्यों जी ये, तो वो सच बोल जाते थे। सही। लेकिन एक और जज था, वो जवाद ख्वाजा, हाँ जी, वो हमेशा बात जो है ना वो
अगर उसकी बात गलत हो जाती थी ना तो वो बज़िद हो जाता था, और वो विंडिक्टिव था और वो बदला लेने के पीछे चल पड़ता था। अच्छा। और वो तबीयतन जालिम था, और उसको ज़हनी तौर पे उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे। उसने भी कई फैसले अच्छे भी दिए हैं उसने, लेकिन ओवरऑल उसका ये था कि उसमें एक चीज होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। बिल्कुल। शिकस्त जब उसको होती थी ना तो वो बर्दाश्त उससे नहीं होती थी, वो दिल को लगा लेता था। उसने एक किताब लिखी है, उसमें मेरे बारे में कुछ झूठ लिखा है बहुत सारा। उसको कभी पढ़िएगा जाके, उसका सारा जवाब हमने उसको दे दिया हुआ था, तभी दे दिया था। अच्छा। वो जवाब या तो उससे छुपाया गया था, और या फिर वो जवाब इतना स्ट्रांग था कि वो सारा छुपा के तो लॉपसाइडेड किताब भी उन्होंने लिखने की कोशिश की, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और वो अल्लाह का फजल है, आज मेरी इंटेग्रिटी पे शुक्र है खुदा का, कोई बात भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। अच्छा ये बताएं सर कि पाकिस्तान में जो सियासत है वो अदालतों के अंदर ही हमेशा जाती रही, हालांकि पार्लियामान में जानी चाहिए थी, अवाम के अंदर जानी चाहिए थी। तो आप भी बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल रहे, अटॉर्नी जनरल रहे, क्या आपको भी कभी किसी ने इस्तेमाल करने की कोशिश की है सियासी मकासद के लिए? एक तो आपने वाकया बता दिया अटॉर्नी जनरल में यूसुफ रजा गिलानी का, क्या उसके अलावा भी कभी आपको कोशिश की गई है कि अपने सियासी जो स्कोर्स हैं वो सेटल करने के लिए किसी ने? बिल्कुल, किसी ने कोई कोशिश नहीं की, किसी ने ऐसी कोशिश नहीं की। मैं बताता हूँ आपको। जी जी। मैंने पहले मैं पंजाब में आई वाज एडिशनल एडवोकेट जनरल, मेरा सारा करियर देख लें आप। आई वाज असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, आई वाज एडिशनल एडवोकेट जनरल, मैं प्रोसिक्यूटर जनरल बना, बिल्कुल, मैं अटॉर्नी जनरल बना, मैं हाई कोर्ट जज बना, मैं 2-3 दफा स्पेशल असिस्टेंट बना विद द रैंक ऑफ फेडरल मिनिस्टर। फिर जैसे मैं अटॉर्नी जनरल, फिर मैं ये वाली जो पोजीशन आज होल्ड कर रहा हूं, मैंने ये पोजीशन भी होल्ड की। बिल्कुल। तो इन तमाम पोजीशंस में कभी भी ऐसे नहीं हुआ, और मैंने इस दौरान में, इतना लंबा दौरानिया ये मेरा ऑफिस होल्ड करने का, कि मेरा ख्याल है कभी किसी लॉ ऑफिसर ने पाकिस्तान में शायद इतने लॉ ऑफिसर्स होल्ड नहीं किए जितने मैंने किए, इतने लंबे स्पैन पे। उसमें मुझे मौका मिला मियां नवाज शरीफ के साथ काम करने का, मुझे मौका मिला पीपल्स पार्टी के साथ काम करने का, मुझे मौका मिला जनरल मुशर्रफ के साथ काम करने का, मुझे मौका मिला पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब के साथ काम करने का। तो इमरान खान साहब मुझसे मशवरे लेते थे। अच्छा। इनके फोन आते थे लीगल इश्यूज में। इनको भी मैं क्या कहता कि जी, चूंकि पॉलिटिकली, भाई एक डॉक्टर है, एक सर्जन है, या एक डेंटिस्ट है, उसके पास अगर कोई आ जाता है पीपल्स पार्टी से या फौज से या किसी भी पार्टी से, PMLN से, तो क्या वो उनका इलाज नहीं करेगा? वो कह देगा ये PTI, तो मैंने नहीं करना। तो मैं तो उनको लॉ बताता होता था फ्रॉम टाइम टू टाइम, मुझसे लॉ पे मशवरा करते थे। मैं सियासी मशवरे तो किसी को देता ही नहीं था, लिहाजा मुझे वो, चूंकि सियासी मशवरा मैंने दिया ही नहीं कभी किसी को, तो मुझे वो पॉलिटिकली कैसे वो मुझे कर सकते थे, आई मीन सब्जुगेट, कि मैं उनको पॉलिटिकल राय देनी शुरू कर देता। मुझसे तो पॉलिटिकल राय कभी किसी ने मांगी भी नहीं है, एंड आई एम ऑन रिकॉर्ड। आज आप पूछ लें किसी से, आप खुद जाके पूछ लें, इमरान खान साहब से पूछें, कभी उन्होंने मुझसे इरफान कादर से पॉलिटिकल राय मांगी है? कभी तो जनरल मुशर्रफ ने कभी पॉलिटिकल राय मांगी है? बल्कि जनरल मुशर्रफ के टाइम पे जब बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ गलत केसेस बने थे, तो मैंने जनरल मुशर्रफ को टेबल पे कह दिया था कि ये केस गलत है। अच्छा। उस पे फिर डिफरेंस उन्होंने कहा कि आप प्रोसिक्यूटर जनरल, आपने हमें बताया क्यों नहीं? मैंने कहा मैंने बताया था, फिर वो मान गए। अच्छा। तो मैंने उनको हर चीज साफ साफ बता देता था कि केस सही है कि नहीं सही। बिल्कुल सही है। तो मैं तो प्योरली, मुझसे लीगल मशवरे लेते थे, मैं उनको लीगल मशवरा देता था, और शुक्र है एस्टैब्लिशमेंट भी हमारे पास आती थी, उनको भी लीगल मशवरा देते थे। कभी नहीं कहा कि आर्म ट्विस्टिंग करें, इलीगल मशवरे कभी नहीं दिए, और इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं हुई, और तमाम लोग जो है वो हमारे साथ इज्जत करते हैं। लेकिन अब ये है कि लेटली अगर कुछ मखसूस किसी पॉलिटिकल पार्टी के कानूनी मौक़िफ़ के खिलाफ अगर मेरा मौक़िफ़ हो, तो वो फिर उस पर कुछ लोगों में है वो नाराजगी का इजहार करते हैं। अदरवाइज मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो
सबको फ्रॉम टाइम टू टाइम जो मुझसे रिज्यू करता था, जो ऑनेस्टली जो मशवरा बनता था मैं देता था। अच्छा सर, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे केसेस जो हैं, जब कोई वजीर आजम जो है हट जाते हैं, हाँ। तो उनके खिलाफ करप्शन के केसेस बना दिए जाते हाँ। हैं। नवाज शरीफ साहब को भी इस तरीके से किया गया, पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ, तो तहरीक इंसाफ के साथ भी इसी तरीके से हो रहा है। बानी पीटीआई के ऊपर जो केसेस बने हैं, अलकादिर ट्रस्ट वाला, तोशा खाना वाला, उसके बारे में आपकी क्या राय है उन केसेस के बारे में? उसके बारे में ये राय है कि जस्टिस जावेद इकबाल जो थे, जी जी, जब वो चेयरमैन नैब थे जी, तो पीटीआई ने भी कोशिश की थी उनको इस्तेमाल करने की। वो पता नहीं आपको तैयबा गुल वाला केस पता है कि नहीं पता, ठीक है ना? तो तैयबा गुल का उनको दिखा के डरावा दे के तो पीटीआई भी चाहती थी कि ये मुख्तलिफ सियासी लोगों के खिलाफ केसेस बने। हाँ जी। तो ये मकाफात अमल है, कुदरत फिर दुनिया में ही सबके स्कोर बराबर कर देती है। हाँ जी। अगर इमरान खान साहब ने या दूसरों ने कोई गलत केसेस बनाए थे तो वो टिट फॉर टैट जो है, ये मुकाफात अमल जिसे हम कहते हैं, ये तो कुदरत का निज़ाम है। तो जो उन्होंने करने की कोशिश की हुई उनके साथ हो रहा है। यही जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिल्कुल, एज यू सो सो शैल यू रीप। बिल्कुल सही बात है। जी सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये रहा हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस की इरफान कादिर साहब के साथ, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो सियासी और पाकिस्तान की जो कानूनी हिस्ट्री है, तारीख़ है, उसके हवाले से बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो इरफान कादिर साहब ने हमारे सामने डिस्क्लोज़ किए, और बहुत सारी चीज़ों जो हैं उनको क्लियरली बताया है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें आज टाइम दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़े यानी पेशेंस के साथ सवाल भी किए, और अच्छे सवाल थे आपके, और उससे मुझे भी मौका मिला कि मैं अपना नुक्ता नज़र जो है वो बिल्कुल अवाम तक पहुंचा सकूं। बिल्कुल सर, और अब ये आप पोजीशन आपकी जब भी आप ये इस पोजीशन से रिटायर होंगे, तो उम्मीद करते हैं आपके साथ ज़्यादा खुल के जो है बातें हो सकेंगी, आप भी खुल के ज़्यादा बोल सकेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए और अगले प्रोग्राम का वेट किए, जिसमें हम किसी नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने होस्ट हमाद सरवर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।